संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे संस्कृत स्ट्रेटजी कि हमारी संस्कृत की एग्जाम को क्वालिफाई करने की रणनीति क्या होगी। तो ये हम इसमें डिस्कशन करेंगे संस्कृत स्ट्रेटजी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, कौन सा नहीं करना है। यहाँ पर आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वो बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि मैम हमने अभी से तैयारी शुरू की है, तो हम क्या करें। तो आपके लिए भी गाइडलाइन होगी और जिन्होंने पहले से भी कर रखे हैं उन सभी के लिए गाइडलाइन होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो स्टेट का एग्जाम है वो 7 से 8 दिसंबर को होने वाला था। कब होने वाला था? 7 से 8 दिसंबर को, जो कि पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। और अब कब होगा अभी तक डेट मेंशन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप जैसे कि आप सभी को पता है कि एस्टेट का हमारा जब भी एग्जाम होता है, एस्टेट लगभग 2011 से शुरू हुआ था। तो जब से हमारा एग्जाम हो रहा है वो हो रहा है हमारा हमेशा नवंबर या फिर दिसंबर में। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई बोले कि एस्टेट एग्जाम होगा ही नहीं, अब अगले साल ही होगा या इसको कैंसिल कर दिया जनवरी में होगा, तो इसके लफड़े में आपको कभी भी नहीं पड़ना है। एस्टेट एग्जाम को इतना ज्यादा जो पोस्टपोन है इतना ज्यादा समय में नहीं किया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और फिर हमारा जो हमेशा से एस्टेट होता आया है वो होता है सैटरडे और संडे को। ऐसा क्यों होता है सैटरडे और संडे को? ऐसा इसलिए होता है प्रिय विद्यार्थियों कि सैटरडे और संडे को स्कूल की छुट्टियां कर दी जाती है। सैटरडे को और संडे को स्कूल की छुट्टियां कर दी जाती हैं। तो ऐसा करके आप सभी जानते हैं हमारा स्टेट का एग्जाम ऑफलाइन होता है ताकि बच्चों की भी पढ़ाई पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, और हमारा सैटरडे और संडे को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 7 को सैटरडे था, 8 को संडे। तो यहाँ पर हमारा जो है इसको कर दिया गया पोस्टपोन। अब हमारा एग्जाम कब होगा? तो वो हो सकता है हमारा 14 और 15 को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस दिन हमारा सीटेट का एग्जाम, और सीटेट का पूरा सेंटर का एग्जाम होता है। तो एस्टेट वालों को इसका ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा सीटेट के एग्जाम को। तो वो 14 और 15 को कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। अब बारी आती है कि कब तक इसका एग्जाम हो सकता है। तो या तो हमारा एग्जाम होगा 21 से 22 दिसंबर में, लेकिन 70% चांस है इसके किसी के टाइम हो जाए। लेकिन अगर यहाँ नहीं होता है तो हमारा एग्जाम होगा 28 और 29 तारीख को। 28 और 29 तारीख को यहाँ पर 99% चांस है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो एग्जाम है वो जनवरी में नहीं जाएगा, दिसंबर में ही होगा। इसलिए आप इसको अगर मान करके चलो तो अभी भी आपके पास 20+ डेज है। और अगर आप 28 से 29 तारीख को मान करके चलो तो भी हमारे पास काफी डेज है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अब बारी आती है कि जिन विद्यार्थियों ने पहले से तैयारी शुरू कर रखी है, जो मुझसे स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो किस प्रकार से तैयारी करेंगे। तो उन सभी को पता ही है कि हमारे चैनल पर PYQ सीरीज चल रही है। तो ये जो क्लास है ये आपको 11 बजे मिल जाएगी। जैसे कि आज 2 तारीख है, 2 डेट है आज की, तो ये आपको 11 बजे मिल जाएगी। लेकिन 11 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, और आपको जो है 2 बजे आपके PYQ की क्लास मिल जाएगी। किसकी क्लास मिल जाएगी? PYQ की। तो जो विद्यार्थी पहले से तैयारी शुरू कर रखे हैं उनको करना क्या है? अपनी रिवीजन करते रहना है, और रिवीजन के साथ साथ अपने PYQ में एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर आपकी कमी आ रही है। जैसे मैं आपको PYQ करवाती हूँ, तो आपको PYQ में करना क्या है? साथ साथ अपने आंसर करना है। और आंसर करके क्या करना है कि आपको देखना है कि मैंने जब बताया कि आपका उसके अनुसार ठीक हो रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा तो आप उसी टाइम उसको कॉपी में लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने प्रत्यय का चैप्टर किया, प्रत्यय है, जैसे मैंने बताया आपको प्रत्यय, आपने अपनी तरफ से उसका आंसर लगा दिया गलत, और आना चाहिए था कुछ और, आपने कुछ और बता दिया। तो अब आपको क्या करना है? कॉपी में लिखना है कि प्रत्यय, और उसी टाइम जैसे ही PYQ की क्लास खत्म हो आपको प्रत्यय करने हैं।
क्या करने हैं, प्रत्यय करने हैं, ताकि आपको प्रत्यय में मार न खानी पड़े। तो ये किसी भी टॉपिक के लिए लेकर के हो सकता है, जैसे आप समास का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप पीवाईक्यू खत्म होते ही अपने समास को ठीक कीजिए, अपने समास की रिवीजन कीजिए। तो आपके लिए यही बेस्ट सजेशन रहेगा कि आप अपने पीवाईक्यू और अपनी रिवीजन को जारी रखें, अपनी स्टडी को बिल्कुल भी विराम मत दे देना, फिर आप बोलोगे कि मैम आपने बताया नहीं था। अगर आपने अभी अपनी स्टडी को छोड़ दिया, तो जो विद्यार्थी आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो विद्यार्थी आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे और आप पिछड़ जाओगे। इससे बेटर है कि आपने जितनी तैयारी कर ली है पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 2 महीने से, उसको आप कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की एस्टेट को क्वालिफाई करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आप सभी को पता है, कौशल में भी हमारी वैकेंसी निकली हुई है और आगे 2025 में हमारी टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज को ढिलाई नहीं देनी है। तो अब वो विद्यार्थी तो आ चुके हैं, अब वो विद्यार्थी जो अभी से तैयारी शुरू करना चाह रही हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? तो उनके लिए यही है कि जितने भी हमारे टॉपिक हैं, मैंने अच्छे से अपने टॉपिक, मतलब जितने भी संस्कृत के टॉपिक हैं, सभी के सभी यूट्यूब पर, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो, अच्छे से आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे रखा है। और टीजीटी की तो मैंने स्पेशल एक प्ले लिस्ट भी बना दी है बच्चों के कहने पर। बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि मैम हमने अभी तैयारी की है, आप टीजीटी की प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो मैंने टीजीटी की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसके अंदर कम से कम 70+ वीडियोस हैं। तो वो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन गलत कभी नहीं होंगे। लेकिन बात ये है कि आप क्वेश्चन को देखो, मतलब जो भी आप मेरी वीडियोस देखो, उसको आपको रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देख ली और वीडियो देखने के बाद आप 1 महीने उसको कुछ कर नहीं रहे हो, या 15 दिन, जितना भी समय मिला, आप उसको दोबारा से रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाओ। तो मैंने जितनी भी हमारी ग्रामर की है, कुछ एक को छोड़कर जो मैंने स्क्रीन पर करवाई है, बाकी जितने भी मैंने जैसे कॉपी पर करवा रखे हैं, उनके मैंने नोट्स ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं ऑलरेडी। तो वो मैंने क्या कर दिया है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है हमारा? टेलीग्राम चैनल का नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेस, जो हमारे चैनल का नाम है सेम वही। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 2 चैनल है, एक ग्रुप है, एक चैनल है। तो आप ग्रुप और चैनल दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में आपके डाउट पूछ लिए जाएंगे, आपको अगर कोई डाउट है तो आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा, और चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी आप डाउट पूछे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को ज्वाइन कर लेना है, समर्पण संस्कृत क्लासेस। जो चैनल होगा उसमें आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे टेलीग्राम पर, और जो ग्रुप होगा उसमें आपको मेंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर दोनों ज्वाइन कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो और आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें सब्सक्राइबर्स हैं हमारे 350+ कुछ हो चुके हैं, या 300+ जितने भी हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपका कोई भी डाउट भी हो सकता है, इसलिए आप दोनों ही ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और टीजीटी के लिए जितनी भी वीडियो है, ये सारी की सारी देख लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोई वीडियो हमारी 30 मिनट की है, कोई हमारी 25 मिनट की है, कोई हमारी 1 आवर की है। तो उसको अगर आप डेली भी, अगर आप मतलब 3-3 वीडियो भी कवर करते हो, तो आपकी जो वीडियोस है वो लगभग जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको 3 नहीं तो आप 4 कर लीजिए एक दिन के अंदर। अगर 4 करते हो तो आपकी 15 दिन के अंदर आपकी सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, 15 से 16 दिन के अंदर। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो आप वीडियोस ही देख लीजिए। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो अपनी वीडियोस का यहाँ पर प्रचार करिए, स्ट्रेटेजी थोड़ी ना बता रही हो। तो अब क्या ही कहूँ मैं आपको, कुछ भी नहीं कहा जा सकता ऐसी चीजों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं, आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के लिए, आप अपनी एस्टेट को क्वालिफाई करो, इसके लिए आपको बोल रही हूँ। अगर नहीं देखनी है मत देखो, मेरा थोड़ी ना कुछ नुकसान हो रहा है, नुकसान आपका ही हो रहा है। तो आपके दिमाग में ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ना ही मैं यहाँ पर कोई आपको बैच दे रही हूँ कि मैं बैच के आपके पैसे ले रही हूँ, आपको तो सिर्फ यूट्यूब पर ही पढ़ना है। सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज दे रखी है, टॉपिक वाइज आपको सभी क्लासेस दे रखी है। अगर आप वो भी नहीं देख सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब
जो हमारी जैसे पीजीटी के विद्यार्थी है, पीजीटी के विद्यार्थी को बहुत सारी बुक्स लगी हुई है हमारी, तो वो पढ़ने के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो अब उनके मन में डाउट चलता रहता है कि मैम जी क्या हमें सारी की सारी जो बुक्स हैं उनके श्लोक भी पढ़ने पड़ेंगे, क्या हमें उनके जो व्याख्या दे रखी है, किसी में गद्यांश है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो वो सभी पढ़ना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी भी बुक दे रखी है उनका सामान्य परिचय पूछ रखा है। सामान्य परिचय मीन्स कि मैंने उठा लिया एग्जाम्पल अभिज्ञान शाकुंतलम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का मैंने एग्जाम्पल उठा लिया। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, तो इसमें पढ़ना हमें पात्र परिचय। क्या पढ़ना है? पात्र परिचय, कि कौन सा पात्र क्या है और उसका नाम क्या है। जैसे पिछली बार एग्जाम में हमें देखने के लिए मिला था कि मेनका कौन थी, तो मेनका हमें सभी जानते हैं, मेनका थी शकुंतला की माता, और जो कि एक क्या थी? अप्सरा। तो ऑप्शन में माता नहीं दे रखा था, अप्सरा दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा जो अप्सरा वाला था। तो इसी प्रकार से हमसे ये पूछा जा सकता है कि महर्षि कर्ण कौन थे, या शकुंतला के पालित पिता कौन थे, या फिर राजा दुष्यंत कौन थे। इसके बाद इनके अंदर जो वर्ण विषय आता है, पात्र परिचय हमारे हो गए, इसके अंदर विदूषक है तो विदूषक का नाम क्या है, तो ये सभी हमें पता होना चाहिए। फिर आते हैं हमारे वर्ण विषय। वर्ण विषय के अंदर क्या होता है कि कौन से अंक के अंदर किस विषय का वर्णन किया गया है, तो अंकों के नाम भी इंपॉर्टेंट है। सभी अंकों के नाम आपको याद होने चाहिए, खास करके मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, कुछ एक जैसे मुद्रा राक्षस, तो इन सभी की पुस्तकों के आपको अंकों के नाम याद होने चाहिए। फिर आप मत बोलिएगा कि आपने नहीं बताया था, तो अंकों के नाम भी आप याद कीजिएगा। जैसे हमारे अंकों के नाम में, हमारे बुद्ध चरितम में भी अंकों के नाम है, 14 सर्ग है, तो उसके भी आपको याद करने हैं। पात्र परिचय हो गया। वर्ण विषय, वर्ण विषय में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बोला कि शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है, शकुंतला की विदाई का वर्णन, विदाई का वर्णन। अब आप बोलोगे कि मैम शकुंतला की विदाई का वर्णन चतुर्थ अंक में है, किसमें है? चतुर्थ अंक में। तो इस प्रकार से हमसे पूछा जा सकता है, या फिर हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो महर्षि कर्ण है वो हमें अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक में दिखाई देते हैं, तो वो हमें दिखाई देते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में, क्योंकि वहां पर ही वो सबसे पहले आते हैं और वहीं पर उनका जो है काम खत्म हो जाता है। काम खत्म मीन्स की ये मत समझ लेना कि कुछ हो जाता है उनको, मीन्स की उनका बस इतना ही था कि वो चतुर्थ अंक में आए, अपनी पुत्री को ज्ञान दे और उसको विदा करके भेज दे। उसके बाद ना तो आगे वाले अंकों में कर्णों का वर्णन आता है, ना ही पीछे वाले अंकों में, बस किसी और के द्वारा सुने जाते हैं कि शकुंतला के पिता है कर्ण, लेकिन कर्णों का वर्णन, कर्ण जो स्वयं आते हैं वो चतुर्थ अंक में ही आते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन हमें देखने को मिल सकता है। जैसे अगर आप अंकों के नाम कर रहे हो तो उसी में आपको पता लग जाएगा कि ये भी पूछा जा सकता है शकुंतला का गंधर्व विवाह किस अंक में हुआ है, क्योंकि गंधर्व विवाह किसको बोलते हैं? जिसको आज के जमाने में हम लव मैरिज बोल देते हैं। तो ये सब चीजें आपको करनी है, और ये सभी पुस्तकों के लिए है, जरूरी नहीं है कि अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पर हो सकता है कि वेणी सहार पुस्तक हो, फिर हमें वेणी सहार का पात्र परिचय करना है, वर्ण विषय करना है, उसमें अगर अंकों के नाम दिए हैं तो करने हैं, नहीं दिए हैं तो नहीं करने। तो ये, और इनके अंदर जो कवि होते हैं वो मैंने कवि परिचय ऑलरेडी करवा रखे हैं, और ये मैंने पहले ही मेंशन किया था कि जो विद्यार्थी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी सारे कवि की क्लास जो है वो देखनी है 100%। बहुत बहुत आपके लिए काम की है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है, सॉरी पीजीटी की तैयारी कर रहा है और टीजीटी में हमारे कवि परिचय लगे हुए हैं, कोई विद्यार्थी सोचता है कि जो कवि परिचय मैम ने करवाए हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं आएंगे, तो यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम को रचने वाला भी कालिदास ही है, और कालिदास के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई आपको एग्जामिनर को जाकर के ये नहीं बोल सकता कि आपने कालिदास के बारे में क्यों पूछ लिया। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और व्याकरण के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट करने हैं, व्याकरण में आप समास कीजिएगा, संधि, कारक और प्रत्यय। हर बार मतलब इनसे एग्जाम में कम से कम भी सभी से 5
संधि से भी 4 से 5, कारक से तो 6 से 7 क्वेश्चन, और प्रत्यय से तो कोई नमेड़ ही नहीं है। नमेड़ मीन्स की मतलब कोई अंत ही नहीं है, कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादातर हमारे जो एस्टेट वाले हैं वो व्याकरण को ही पूछते हैं। साहित्य बिल्कुल कम होता है, नाम मात्र का होता है। 60 क्वेश्चन में से साहित्य आपको 10 से 15 नंबर का देखने को मिलेगा, बाकी सारा आपको क्या देखने को मिलेगा, व्याकरण। तो इसलिए आप व्याकरण पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास टाइम कम है और हमें तैयारी करनी है, तो आप साहित्य को छोड़ करके व्याकरण को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से व्याकरण करा रखी है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है व्याकरण की अलग से, वो आप कर लीजिएगा। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और डेली आपको 2 से 3 घंटा देना ही देना पड़ेगा अपनी क्लास को, तभी आप जा करके 2 से 3 घंटे देने के बाद ही आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। अन्यथा फिर आप बोलोगे कि मैम हमारा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और जो विद्यार्थी पहले से ही कर रहा है तो उनको बता ही दिया गया कि उनको रिवीजन प्लस एमसीक्यू या पीवाईक्यू करनी है। पीवाईक्यू मैं आपको करवाई रही हूँ, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 2018 से लेकर के 2023 का, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से। आपकी जो पीवाईक्यू सीरीज है वो आपको आज 2 बजे मिल जाएगी। धन्यवाद।